नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग आपके रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना सीख रहे थे और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में हमने आपके 4 पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज जो है मैं आपके साथ 5वां पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं और ये आपके पास पैटर्न नंबर 5। अच्छा, पैटर्न नंबर 5 जो है वो इबारती क्वेश्चन होगा। मतलब एक आपके पास क्या इबारत आएगी और उस इबारत में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा। अब ये जो इबारत होगी वो कहीं से भी निकल कर आ सकती है, ठीक है ना। इबारत आपके कैसी भी हो सकती है, लेकिन देखो हम कुछ पॉपुलर इबारत जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, बड़ी पॉपुलर आपके लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछेगा कि एक आर प्रतिरोध है, ठीक है, आपके जिसको n बराबर भागों में विभक्त कर दिया है। यदि इन सभी भागों को समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। आप देखो एक स्मॉल r मान के प्रतिरोध को स्मॉल n भागों में विभक्त किया गया है। क्लियर। यदि सभी को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मान लेते हैं कि भी ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी बात कर रहा है और इस रेजिस्टेंस का मान जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल r आ रहा है। क्लियर है बात। चलो अब देखो इसने क्या किया, इसको ऐसे n टाइम्स आपके बराबर भागों में तोड़ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध के नियमानुसार चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और यदि लंबाई घटेगी ना तो प्रतिरोध का मान आपके घटेगा। क्लियर। दोबारा बोल रहा हूं कि प्रतिरोध के नियमानुसार चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। मतलब अगर आपका लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर लंबाई आपके घटेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो अगर आपने लंबाई को n बराबर भागों में विभक्त किया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपके n बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। तो इस एक आपके पास ही, मतलब ये जो एक आपके पास प्रतिरोध है इसका मान आएगा, मतलब इस पीस का मान आएगा स्मॉल r/n, ठीक है। और ऐसे आपके पास कितने आपके टुकड़े हैं, हमारे पास स्मॉल n टुकड़े हैं। अब देखो मैं इन सबको पैरेलल में जोड़ रहा हूं तो ये मेरे पास पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपके n पीसेस हैं और इनको हमने क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ने को बोल रहा है तो इनको हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया इस तरीके से। अब देखना एक का मान जो है ना वो आपके पास क्या है, स्मॉल r/n। क्लियर। एक प्रतिरोध का मान जो है वो है स्मॉल r/n। अब आप देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समानांतर क्रम संयोजन में जुड़े यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान होता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी एक प्रतिरोध के मान में प्रतिरोधों की संख्या का भाग लगाकर। क्लियर। किसी भी एक प्रतिरोध के मान में प्रतिरोधों की संख्या का भाग लगाकर। तो आप देखिए यहां पर एक प्रतिरोध का मान क्या है, स्मॉल r/n। प्रतिरोधों की संख्या क्या है, बोले स्मॉल n। तो ये आपके पास कितना हो गया, स्मॉल r/n², स्मॉल r/n²। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई R इक्विवेलेंट का मान होगा आपके स्मॉल r/n²। ये जनरल वैल्यू है, ये आपके पास क्या है,
जनरल वैल्यू है ना। तो इसमें बस स्मॉल आर और एन का मान आप चेंज कीजिए और मान जो है वो अलग अलग होता जाएगा। तो कई बार ये जनरल वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है और कई बार इसमें आपको मान देकर भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर ये बोलता है कि स्मॉल आर ओम के प्रतिरोध को स्मॉल एन भागों में विभक्त कर दिया जाए और सभी टुकड़ों को परस्पर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो बताइए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। घबराना नहीं है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है वो होगा स्मॉल आर बटा एन। यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अब देखना जनरल कर लेते हैं, इसको हम जनरल नहीं करके कुछ मान रखते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कि यदि 1 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में विभक्त करके पांचों भागों को परस्पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 1 ओम, है ना। कितने आपके स्मॉल एन का मान कितना दे दिया, 5, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, उसमें मान रखना है और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो R इक्वलेंट का मान कितना जाएगा, बोले R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25 ओम। इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 1/25 ओम। ये आपका आंसर है। क्लियर। अभी आप जो है यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू और आर की वैल्यू चेंज करते जाओ और मान अलग अलग लिखते जाओ। अलग अलग बुक्स में जब आप सवाल करोगे तो वहां पर मान थोड़े अलग अलग देकर और इसे सॉल्व करवाया गया। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, अगर मान लो इसी की, तो यहां पर बोलता है कि यदि 7 कर दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 कर दिया जाए। तो अगर आपके स्मॉल एन का मान आप 7 कर देते हो तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आपके 1/49 ओम आएगी। तो अलग अलग किताबों में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिए। जनरल फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इबारत का, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम जो है क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्लियर हो चुका है और अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपसे क्या बोलता है कि एक आपके स्मॉल आर ओम, ठीक है ना, स्मॉल आर ओम के चालक तार को मोड़कर स्मॉल आर ओम के चालक तार को मोड़कर वृत्त में परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित किया गया है, ठीक है। तो एक आपके पास स्मॉल आर ओम का चालक तार है और इसे हमने क्या है, मोड़कर एक सर्कल में आपके कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, हो गया। तो इसके किन्हीं दो सन्निकट बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो एक आपके पास चालक तार है और इस चालक तार को मोड़कर जो है एक सर्कल बनाया गया है और अब आपको इस सर्कल में किन्हीं 2 सन्निकट बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए एक सर्कल, ये मैंने एक सर्कल बना दिया और इस आपके पूरी पैरीमीटर का
ये जो पेरीमीटर है इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r ओम है। अब हमें समझना होगा कि सन्निकट बिंदु मतलब क्या, ये आपको समझ में आना चाहिए। सन्निकट बिंदु मतलब क्या है ना, सन्निकट मतलब कॉन्सिक्वेंट आपके पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त जो है वो क्या है, आपके चल बिंदु का बिंदु पथ है ना। वृत्त आपके पास होता क्या है, अगर मैं वृत्त की बात करूं तो वृत्त बेसिकली है क्या, ये जो आपके है वृत्त चल बिंदु का बिंदु पथ है। चल बिंदुओं का बिंदु पथ है, बिंदु पथ है। और अगर चल बिंदुओं का बिंदु पथ है तो दो लगातार चल रहे बिंदुओं के बीच का रेजिस्टेंस मांगा है ना। आप समझना, दो लगातार चल रहे बिंदुओं के आपके बीच का प्रतिरोध मांगा है। और आपको पता होना चाहिए बिंदु बेसिकली क्या होता है, बिंदु बेसिकली क्या होता है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़कर आए ना तो आप जो है बिंदु के बारे में जानते होंगे कि भी एक ऐसी ज्योमेट्री है ना जिसकी ना तो लंबाई है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है, ना इसका कोई भाग है, इसका पोर्शन नहीं किया जा सकता। और जब लंबाई नहीं है तो काई का रेजिस्टेंस, और दो लगातार बिंदुओं के बीच का कोई गैप भी नहीं हो सकता क्योंकि सन्निकट है, इसका मतलब लगे हुए हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा इन सन्निकट बिंदुओं के बीच, मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, R इक्विवेलेंट की मान क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा, मैं बिंदु की बात कर रहा था कि बिंदु बेसिकली क्या होता है ना। तो बिंदु की अगर हम बात करें तो बिंदु जिसकी ना तो लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना कोई भाग हो। अच्छा देखना, अगर आप पार्टीशन करोगे ना तो पोर्शन मिलेगा, लेकिन अगर किसी का पार्टीशन ही नहीं कर सकते तो किस चीज का पोर्शन, मतलब आप समझो, अगर मान लो मैं इसको आपके ब्रेक कर रहा हूं तो ये इसका एक भाग है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका आप पोर्शन नहीं कर सकते, इतना छोटा पोर्शन है, तो फिर इसका भाग आपको नहीं मिलेगा। तो देखो, ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, और ना ही इसका कोई पोर्शन किया जा सकता है ना। ना मोटाई हो, ये आपके पास क्या है, बिंदु है। तो खैर मैं बिंदु के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में क्या है, आपके मैथ्स के टीचर की आत्मा आ जाती है ना, तो फिर मेरे अंदर से मैथ निकलने लग जाती है। तो आप जब मैथ निकलने लग जाए ना तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो कि गुरुजी हवा चलने लग गई है ना, तो मैं रुक जाऊंगा। अभी आप देखो R इक्विवेलेंट का मान कितना हो गया, R इक्विवेलेंट का मान जो है वो आपके पास आया है 0, है ना। तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है तो 0। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं करवा रहा हूं, पता है आपको। ये क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रख लेना, अगर निकलेंगे क्वेश्चन तो यहीं से निकलेंगे, ठीक है। अगर आएगा तो आपने सीधे 0 टिकाना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है, और वो भी सेकेंडों में, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो ट्रिपलेट्स पर आता है। अब देखना क्या होता है, आपसे कहता है एक आयत की लंबाई 4 ओम, चौड़ाई 3 ओम द्वारा व्यक्त की जाए तो विकर्णीय शीर्षों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आज देखो, इसको एक क्वेश्चन नहीं, इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज लेते हैं, है ना। अगर आप एक क्वेश्चन लोगे ना तो केवल एक क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाओगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हो ना तो काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आप समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास है कि ये हमारे पास एक आयत है और इस आयत में लंबाई जो हमारी है वो कितनी है, बोले लंबाई 4 ओम है। चौड़ाई कितनी है, बोले चौड़ाई जो है वो आपके पास 3 ओम है, ठीक है। अब आप देखना, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी डायगोनल आपके क्या है, साइड है, ये रही इसकी डायगोनल साइड,
क्लियर। अब इस डायगोनल साइड के अंदर हम देखा जाए तो ये आपको राइट एंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले हाँ, राइट एंगल नजर आ रहा है। और अगर राइट एंगल है तो पक्की बात है ये आपका विकर्ण होगा, और विकर्ण के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 और 16 और 9 आपके 25, 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं ना, हम बात करेंगे आपके पास किया जाएगा पांचों। अब आप देखना, अगर आप ये जो ट्रिपलेट्स की टेबल याद कर लेते हो ना तो आपको कभी भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, भले आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो हाइट एंड डिस्टेंस को ले लो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री को ले लो, आपको कहीं पर भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जो ट्रिपलेट्स है, ये 3 भाइयों के जो जोड़े हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे देखो, आपके यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये आपके पास क्या आधार है, ये आपके पास क्या है, लंब है, तो कंफर्म ये कर्ण होगा। क्लियर। तो कंफर्म आपके पास क्या, ये कर्ण होगा। अच्छा, आधार वाली आपके जो माप है वो लंबाई पर जा सकती है, और लंबाई वाली माप जो है वो आधार पर जा सकती है, लेकिन कर्ण वाली माप उसी जगह पर स्टेबल रहेगी। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखना क्या क्या है, जैसे कि पेयर में सबसे पहले 3, 4 और ये आपके पास कितना, 5। क्लियर। और देख लेते हैं अपन, यहां पर 5, ये 12, तो ये कंफर्म 13 होगा, है ना। और देखते हैं, ये आपके पास कितना हो गया, 6, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8 और ये 10 होगा। आप देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 64 और 36 को जोड़ोगे 100 जो कि 10 का स्क्वायर है। इधर भी देख लो आप, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, दोनों को जोड़ोगे तो 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। मतलब ये अपने आप में सेटिस्फाइड है, इसलिए इनको हम ट्रिपलेट्स पेयर बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 3 भाइयों के आपके सेट। वो आपको ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 भाई नजर आ रहे थे, 3 व 4, एक भाई मिसिंग था, मैंने कह दिया 5। अगर क्वेश्चन में था कि आप एक भाई 5 है और एक भाई आपके पास कितना है, 12 है, तो मैं कहता इसका एक बड़ा भाई मिसिंग है, वो 13 होता है ना। अगर आप कहते हैं कि 6 और 8, तो मैं आपके क्या 6, 8 मिसिंग क्या है, बोले आपके 6, 8, 10 मिसिंग है, 10 आएगा, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाओगे। और अगर याद नहीं है तो लगाते रहना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना। और अगर कर्ण याद करना है तो अंडर रूट भी लगाना पड़ता है ना, याद है ना। अगर आपको आधार याद करना है तो बोले कर्ण का स्क्वायर माइनस आपके लंब का स्क्वायर, और अगर आपको निकालना है आपके आधार तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो क्यों करे यार, ये सब अपने कर लिया यार, स्कूल लेवल पे कर लिया आपने, अपने कॉलेज लेवल पे भी किया होगा। कंपटीशन लेवल पे आने के बाद अगर आप ऐसे काम करते हो ना तो सिलेक्शन रुक जाते हैं आपके, क्योंकि यहां पर आप टाइम से आपके क्या लीड करना है ना। और टाइम से आप लीड करोगे तो बहुत सारा टाइम बचाने के लिए बहुत सारी नॉलेज पहले से होनी जरूरी है, बहुत सारी चीजें पहले से याद होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो ऐसे असेट्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में ये असेट्स आपके काम आएगा अगर आप इसको याद करते हो तो। अच्छा, मैं कह रहा था आगे बढ़ते हैं इधर से। तो यहां पर आप देखो 7, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 24, और ये आपके पास कितना 25। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं 8, तो ये 15, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 17। और देख लेते हैं 9, ठीक है, तो ये आपके पास कितना होगा 12 और ये 15, 9, 40 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 41। अभी हम बात करते हैं 10, तो ये आपके पास 24 और ये हो जाएगी आपके पास 26, 15, 20 और ये आपके पास कितना 25, 20, 21, 29, 30, 40 और ये आपके 50। क्लियर। तो ये मैंने आपको क्या है, इन 3 भाइयों के आपके जोड़े जिन्हें हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं वो लिखवा दिए हैं। आप इन ट्रिपलेट्स को आपके क्या है याद रखना, और आई होप आपको मजा आएगा, है ना। अगर आप ये सब आपको याद है तो मैं नहीं समझता कि आपको मतलब 99% तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1% का मार्जिन छोड़ रहा हूं क्योंकि यार बहुत से उस्ताद बैठे हुए हैं, अगर मान लो आ जाते हैं इधर उधर से तो फिर कोई नहीं लगा लेंगे यार। पाइथागोरस थ्योरम से कोई बेर थोड़ी यार, उसने अपनी कौन सी आपकी क्या है कुछ गड़बड़ थोड़ी किया उसने अपने साथ यार, है ना। तो हम लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप इसे लर्न कर लो। तो अच्छा, जहां पर भी आपको याद करने वाली बात आएगी ना कि इसको लर्न कर लो, तो मैं वहां लिखूंगा डू रिमेंबर, है ना। हिंदी में लिखूंगा सदैव स्मरण रखें, है ना। तो सदैव स्मरण करें या फिर आपके डू रिमेंबर, तो इस टेबल के इधर की तरफ लिख लेना डू रिमेंबर, है ना, ये आप ध्यान रखना।
तो आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है और आपने इसको याद करना है। अब की बार जब भी आप क्लास में बैठोगे मेरी, तो आप इसको याद करके ही बैठोगे। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपका, है ना। अब देखना यहाँ पर मैं मान लो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको इस जगह से। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक आयत है, चलो यहाँ कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी नहीं है अपने पास अभी, फिर उसके बाद इसे क्लियर करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर मान लो मैं आपसे फिर कहता हूं कि भी हमारे पास एक आयत है और इस आयत की ये क्वेश्चन नंबर फोर, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई जो है वो आपके 20 ओम द्वारा व्यक्त की गई है, चौड़ाई आपके पास जो है वो 21 ओम द्वारा व्यक्त की गई है, तो क्या आप बता सकते हो इसके डायामीटर का हाफ कितने ओम द्वारा व्यक्त किया जाएगा, है ना। तो अभी आप देखना, सिंपल हम बात करें तो ये डायामीटर होगा और डायामीटर जो होगा वो होगा 29। डायामीटर कितना होगा? 29। अब आपको 29 से कोई लेना देना नहीं है, आपको 29 के हाफ से लेना देना है। तो 29 का हाफ कर दो, ठीक है। 28 का आधा करोगे तो 14 और उस एक का आधा करोगे तो 5 और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं समझता हूं ये वाला पैटर्न भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। ट्रिपलेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत जबरदस्त दिया है और अगर आपको लगा हो कि हाँ यार ये बहुत जबरदस्त है तो कंफर्म आपके क्या है, लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जा रहे हो आप वहां बैठिए, अगर आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जा रहे हो तो आप वहां भी पेपर देके देखना, अगर आप आपके क्या है किसी पीएसयू को टारगेट कर रहे हो तो पीएसयू के लिए बैठना। कहीं पर भी क्वेश्चन अगर आपको आउट हो जाता है तो वीडियो पे दोबारा आना और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा करने की, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कमेंट्स बॉक्स में दोबारा जब आओगे तब एक ही बोलोगे कि सर बैठ गया, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, डीजे सर पढ़ाए और क्वेश्चन नहीं बैठे, है ना। बहुत समय से बैठा हुआ है यार, अभी हम ऑनलाइन में आके पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन के अंदर तो ये समझ लो 2000 आपके 9 से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा पहला लेक्चर जो लगा था वो लगा था 2001 में। तो आप सोच सकते हो कि कितनी पुरानी चिड़िया हूं मैं। तो चलो इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर? तो ये अभी बोर्ड क्लियर हो गया है। अभी हम बात करते हैं, अच्छा इसी 5वें नंबर का पैटर्न है जिसमें आपके इबारती क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन तो करवा दिया है, चौथा हो गया, सॉरी 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपको एक वर्ग दिया जाता है ना, एक वर्ग, है ना, जिसकी भुजा 10 ओम के प्रतिरोध के समतुल्य है, क्लियर, के विकर्णीय शीर्षों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है कि विकर्णीय शीर्षों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, आप सब जो है जानकार हो, आपको पता है कि अगर ये आपके क्या है वर्ग है ना, तो यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये इसका क्या होगा? विकर्ण। इसे हम क्या बोलेंगे? विकर्ण। अब आप देखिए, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो बड़ी भुजा होती है ना। अगर मैं बात करूं, ये ए है, ये ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। वर्ग है तो सारी की सारी भुजाएं बराबर ही होगी ना, हाँ बराबर ही होगी यार। तो विकर्ण जो है वो क्या है? बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा। और यहां जो बड़ी भुजा होती है वो भुजा का √2 टाइम्स होता है ना। बड़ी भुजा जो होती है भुजा का √2 टाइम्स होता है, तो इसको हम कहेंगे a√2, a√2, और इसे आप गिठान मान लेना। तो आप ध्यान रखना कि हमेशा वर्ग का विकर्ण वर्ग की भुजा का √2 गुना होता है। गिठान लगा के लॉक कर दो इसको, है ना, क्योंकि आपको क्या है कई बार काम में आएगा। मतलब अगर कोई चलते फिरते ही पूछे ना कि भाई आप बताइए जो डायगोनल साइड होती है स्क्वायर की वो क्या होती है, तो आप बोलोगे जो भुजा है उसका √2 टाइम्स होती है। बड़ी भुजा होती है तो बड़ी कब होगी? जब √2 से गुणा करूंगा, है ना। और अगर नहीं आता है ना तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि मान लो अगर ये 1 है और ये 1 है ना, तो ये पक्की बात है राइट एंगल है,
और राइट एंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, बोले हम इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, बोले विकर्ण जो है वो होगा आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आपके लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके 2 है ना। और आपको विकर्ण चाहिए तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2। तो 1 का रूट 2 गुना हुआ ना, है ना। तो अगर ये a है तो ये a रूट 2 हो जाएगा। अभी चलो प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में आपके पास कितना दे रखा है, 10 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा, बोले 10 अंडर रूट के आपके 2। ठीक है, अब आपको अंडर रूट 2 का मान पता होना चाहिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 जो होता है वो होता है 1.414। क्लियर, और 1.414 है तो 10 इंटू 1.414 गुणा कर दो, ये आपके पास क्या है, हो जाएगा 14 ओम, ये आंसर। तो आई होप ये वाला जो है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें भी इसने कुछ नहीं किया है, इसने बस आपको क्या है, ज्योमेट्री के साथ खेला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये इतना पॉपुलर नहीं है, ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना, है ना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कहा कि एक एकांक घन है, ठीक है, एकांक घन है। और एकांक घन का मतलब होता है कि एक ऐसा घन जिसकी सभी साइड जो है वो 1 ओम को रिप्रेजेंट करती हो। तो एक एकांक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 1 ओम द्वारा व्यक्त की गई हो के विकर्णीय भाग का प्रतिरोध कितने ओम द्वारा व्यक्त किया जाएगा, कितने ओम द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल तभी जब डीजे सर से आप पढ़ लोगे, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो फिर आप जो है बस फिर तो कठिन है सब। अभी आप देखो, जैसे घन की बात करें तो ये रहा आपका वो घन जिसकी हमने बात की है, ये आपका घन हो गया। अब देखना यहां पर इस साइड का मतलब जो है वो आपके पास क्या है, 1 ओम, है ना। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण मेरा कैसे, ये जो आपके विकर्णीय शीर्ष होते हैं ना, ये विकर्णीय शीर्ष ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब विकर्णीय शीर्ष का मतलब है उस कोने से लेकर आपके इस कोने के बीच का ये, है ना। अगर मैं इस पूरे के पूरे आपके स्टूडियो की बात करूं तो उस वाले आपके पास क्या है, कोने से लेकर इस वाले कोने के बीच का जो आपके पास डायगोनल साइड होगा, ये होगा मेरा विकर्णीय शीर्ष, है ना। और विकर्णीय शीर्ष के बीच जो है वो क्या होता है, विकर्णीय शीर्ष क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण जो होगा वो होगा भुजा का रूट 3 गुना, भुजा का अंडर रूट 3 टाइम्स, ठीक है। भुजा का रूट 3 टाइम्स होगा। तो इसको भी आप गिठान लगा के रख लेना कि अगर वर्ग की बात करता है तो रूट 2 गुना होता है, और अगर घन की बात करता है तो रूट 3 गुना होता है। और अगर ये रूट 3 है तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर आपके डायगोनल साइड, है ना। आर डायगोनल साइड जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ 3, और अंडर रूट ऑफ 3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.732 ओम, 1.732 ओम। क्लियर, ये आपके पास क्या हो गया। अच्छा चलो इस क्वेश्चन में और चेंज कर लेते हैं। मान लो ये बोलता कि भाई भुजा जो है वो कितनी है, मतलब अगर ये कहता कि इस घन की भुजा जो है वो हमने 10 ओम द्वारा व्यक्त की है, तो 10 ओम द्वारा व्यक्त की है तो ये 10 अंडर रूट 3 हो जाता है। सॉल्व करते तो 10 इंटू 1.732 मतलब 17 पॉइंट आपके 32 ओम, ये हो जाता। बस मान चेंज करते रहो और तो क्या है, क्वेश्चन तो आसान ही है। तो अभी आपको क्लियर क्या समझ में आया, बोले ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो ये रूट 3 टाइम्स है, मतलब घन के विकर्णीय शीर्षों के बीच में विकर्ण क्या होता है, रूट 3, है ना, भुजा का, और वर्ग जो है वो रूट 2 गुना होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ।
तो ये क्लियर हो गया है अभी। और हम बात कर रहे थे, एक प्रश्न और डिस्कस करने की बात चल रही थी मेरी आपके साथ कि एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी यार क्वेश्चन तो मैं भूल गया, नंबर कितना चल रहा था, तो आप इसको क्वेश्चन ही लिख लो और नंबर आप डाल लेना वहां पीछे की तरफ देख के क्या नंबर था। हाँ, हम बात कर रहे थे कि एक व्रत जिसकी परिधि 12 ओम द्वारा व्यक्त की गई है के व्यास के सिरों के बीच मिलने वाला प्रतिरोध क्या होगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं गए तो तैयारी करना ही बेकार है ना। मतलब आप देखो, पहले से क्वेश्चन वेल नोन होने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन पहले से वेल नोन हो, एग्जाम हॉल में जाते से बस फटाफट टिक मारने वाली बात हो, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है, सभी आपके पढ़े हुए आए क्वेश्चन, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए जो आपने नहीं पढ़ा हो, जो आपके एक्सपीरियंस में ना हो। मतलब समझना, अगर कोई काम आपके एक्सपीरियंस में होता है तो आप उसको बहुत ही दक्ष तरीके से करते हो, और अगर आपके काम आप पहली बार कर रहे होते हो तो आप थोड़ा समय लेते हो, क्योंकि आप उस काम को पहली बार कर रहे हो और आप उस काम में दक्ष नहीं हो, है ना। तो अब एक बात बताओ, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हो तो तैयारी इस लेवल की करो ना कि आपके पास लगभग हर तरीके के क्वेश्चन करने का एक एक्सपीरियंस हो, और उस एक्सपीरियंस का जो फायदा है आप एग्जाम हॉल में उठाओ, है ना। जबरदस्ती के एग्जाम हॉल में बैठ के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करना, टाइम खराब हो जाता है। हाँ, जितना भी टाइम खराब करना है ना, यहाँ पर आके डीजे सर की क्लास में कर लेना कि भाई डीजे सर के साथ चलते हैं, वहां पर अपन जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो कर लेते हैं, है ना। जितना भी टाइम खराब करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में एक सेकंड फालतू नहीं जाना चाहिए आपका। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि ये आपका सर्कल है और इसकी पेरीमीटर कितनी दे दी इसने, पेरीमीटर आपको 12 ओम दी हुई है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका सेंटर ये है, सेंटर सी, और आपको डायगोनल मतलब विकर्ण के शीर्षों के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करके देना है, डी का मान देना है। अब एक बात बताओ, परिधि होती क्या है। अगर मैं परिधि की बात करूं तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अच्छा, आर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ट्वाइस आर को हम डायमीटर बोलते हैं, तो हम लिखेंगे इसको पाई डी। हम इसको क्या लिखेंगे, पाई डी, ठीक है। तो पाई डी जो है वो आपको दे रखी है, और पाई डी का मान दे रखा है कितना, 12 ओम। पाई डी का मान कितना दे रखा है, 12 ओम। अब आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है ना, तो डी का मान निकाल लो, 12/पाई, बस पाई का भाग लगाओ और जो है क्वेश्चन सॉल्व। अब आप देखो, पाई का भाग लगाने का मतलब इससे कुश्ती लड़ना, है ना। अभी अगर मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ कि 12/पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ऊपर ले लेते हैं साहब, बोले 12 × 7/22, है ना। हो सकता है आपके दिमाग में इससे, अरे मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, 12/3.14, अभी मैं और एक्सपर्ट हूँ, है ना। अभी आपके पास क्या है, 12 × 100 आपके 314, है ना। और फिर आप लगे हुए हो, है ना, तगड़े तरीके से। ऐसे नहीं लगना यार, वहां पर आपको सेलेक्ट होने के लिए जा रहे हो, रिजेक्ट होने के लिए थोड़ी जा रहे हो आप यार, है ना। अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना तो कंफर्म रिजेक्ट हो रहे हो आप, है ना, सेलेक्ट तो नहीं हो रहे। अच्छा देखना, यहाँ पर पाई का ट्रीटमेंट आपको समझना होगा। पाई का ट्रीटमेंट क्या होता है, आई होप आपने पाई का ट्रीटमेंट भी आपके नहीं सुना होगा कि पाई का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब डीजे सर की क्लास में हम आपको सिखाते हैं डॉक्टर कैसे बने, है ना, ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट आदमियों का नहीं करना है, ट्रीटमेंट हम पाई का करेंगे। तो अब देखो, पाई इज इक्वल टू आप 22/7 कब रखोगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, अभी पाई जब का मान जो है, पाई का मान आप 3.14 कब रखोगे, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस भगे जा रहे हो, है ना, भगना नहीं है भाई साहब, रुको, है ना, ठहरो। अच्छा, अगर आपको क्या है, कई बार क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा 1/पाई, तो 1/पाई का ट्रीटमेंट आपको कैसे देना है, क्या मैं मान रखूं यहां पर, है ना। तो आप देखना, पाई में आप ये तब रखोगे, मतलब पाई का मान 22/7 तब रखोगे जब आपके पास क्या है, संख्या 7 का गुणज हो,
मतलब आप देखना कई बार सवालों को पढ़ने पे से आता है, एक व्रत, बहुत मासूमियत से बोलता है, एक व्रत जिसकी आपके क्या है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक व्रत जिसकी त्रिज्या आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर है, एक व्रत जिसकी आपके त्रिज्या या व्यास की लंबाई जो है 2.1 मीटर है, एक व्रत जिसकी आपकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक व्रत जिसकी त्रिज्या आपके 42 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने आंकड़े बोले हैं इनको गौर से देखो, मैं एक बार लिस्ट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 7, मैंने बोला 14, एक बार मैंने बोला 2.1, एक बार मैंने बोला 3.5, एक बार मैंने बोला 42, है ना। आप बताइए ये है क्या? बोले गुरुजी जादू हो गया, सब 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, है ना। तो एक बात बताओ, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आए हो तो आपको नहीं पता होना चाहिए था कि अगर क्वेश्चन में ये आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आप इधर जाओगे मान रखने की तरफ, क्लियर। और अगर आपके ये नहीं मिलता है, सपोज मान लो 3.1 मिलता है ना, आपको 41 मिलता है, आपको 38 मिलता है, आपको जो है 23 मिल जाता है, तो फिर आप चले जाना इसकी तरफ, कौन कह रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वैल्यू मिलती है तो आप इधर जाना, अगर आपको रैंडम इसके अलावा कुछ मिलता है तो आप इधर जाना। अच्छा 1/π का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में यहां लगाऊंगा और इसका इलाज करने वाला हूं ना। तो आप देखना मैं क्या करने वाला हूं, 1/π में कभी भी आप ऐसा ना करें, जैसे देखो मैंने मान रखा है नीचे, है ना। ये थोड़ा सा सवाल को लेबोरियस बनाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना है ना। ध्यान रखना आपने करना क्या है, जब भी आपको 1/π का ट्रीटमेंट मिले ना तो आप 0.3 से सॉल्व, मैं तो 0.3 से करता हूं क्योंकि 4 ऑप्शन भी तो आएंगे यार, है ना। ध्यान रखना, एक नजर 4 ऑप्शन की तरफ रखना, एक नजर आपके क्या है प्रश्न की तरफ रखना। आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन क्या आ रहे हैं, ये नहीं कि आप जो है 4 ऑप्शन की तरफ देखते ही नहीं हो और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 4 ऑप्शन की तरफ देखते हो, है ना। ऐसा नहीं करना, आप ये करोगे। अगर आप थोड़ा और प्रिसाइज होना चाहते हो तो यहां पर आप 1 कर दीजिए। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो अगर आप ज्यादा प्रिसाइज होना चाहते हो तो 0.31 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर आप रफ कोर आपके क्या है एनालिसिस करना चाहते हो तो पॉइंट आपके 3 से आप जो है गुणा कर दो। तो अभी देखना मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं बस आपके क्या है इसका मान जो है ना ये वाला ये सॉल्व करने वाला हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको इधर की तरफ सॉल्व करेंगे, तो 12 को 0.3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा। अच्छा बराबर का चिन्ह नहीं लगाना यार, थोड़ा सा गणित का सम्मान करें और यहां पर ऐसा कर दें, तो कितना हो जाएगा 3.6। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा उत्तर ये नहीं है क्योंकि ये मैंने गलती की है, मेरा उत्तर इससे स्लाइटली ऊपर है ना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती नहीं की है। तो मेरा उत्तर स्लाइटली आपके पास 3.6 से ज्यादा होगा और मैं कंफर्म हूं वहां पे शायद ऑप्शन मिलेगा आपको 3.8, तो आप टिक लगा देना उसको। और अगर आप प्रिसाइज होना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके 12 × 0.31 तो गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 12 3 36 और 1 आपके पास 37, मान आपके पास कितना आएगा आपके ये वैल्यू हो जाएगी 2 के बाद 0.1। मैं कह रहा था ना आपको 3.8 के आसपास आएगा, क्योंकि इसके बाद भी वैल्यू है जो हम छोड़ रहे हैं, है ना। तो उत्तर जो है वो 3.8 के आसपास आएगा। मैं तो कहता हूं खां लफड़े में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन याद कर लो, 3.8 उत्तर 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो बात को, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, है ना। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाता है। मैं हूं ना, मैं याद करवाऊंगा आपको, चिंता मत करो, है ना। आपको जितने भी आंकड़े हैं, जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सब याद करवाऊंगा, है ना। तो अभी जो है ये पैटर्न नंबर 5 था और पैटर्न नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। आपको पाई का ट्रीटमेंट सीखा है आपने, एक आपके पाई 1/π का ट्रीटमेंट सीखा है। अब मैं आशा करता हूं कि जब भी आपको कोई मान दिया जाए, मतलब सपोज मान लो आपको मान दिया जाता है कि 11/π, तो आप इसको क्या करोगे 11 × 0.3, है ना, 11 3 33, 3.3 आंसर ऐसे आएगा, है ना। मतलब आप ऐसे नहीं करोगे यार 11 बराबर और इस तरीके से ऐसा कैलकुलेशन नहीं करोगे। यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू रख दे, मान लो आपको ये लिख दिया, तो अभी इसको आप क्या करोगे, यहाँ से इसको गुणा करना है 0.3 से, है ना। अगर आपको देता है कि सपोज 103/π, तो अब आप इसके साथ और नहीं करने वाले, आप सीधे 103 × 0.3 करना, है ना। और 0.3 से ही करो ना, 0.31 से भी क्यों गुणा करें अपन।
तो आप ध्यान रखना ये 1/π का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैं आपके सवाल सॉल्व करवाता हूं ना तो उस वक्त आपके मैं 1/π और पाई के ट्रीटमेंट बहुत सावधानी से रखवाता हूं बच्चे को। क्लियर? तो मेरे बच्चे को पता होता है कि कब 22/7 रखना है, मेरे बच्चे को पता होता है कि किस क्वेश्चन में वो 3.14 इस्तेमाल करने वाला है, और उसे ये पता होता है कि यदि पाई डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर उसे क्या करना है, क्या उसे 314 का भाग लगाना है या 3.14 का भाग लगाना है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको सिंपल 0.3 से गुणा करना है। तो इसे फटाफट क्लियर करते हैं और जो है अभी अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए पैटर्न नंबर 6 डिस्कस करते हैं अपने, है ना। पैटर्न नंबर आपके 6। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से आता है। ये पैटर्न आपको इस तरीके से दिया जाता है, ये आपका एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। क्लियर? इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है R, इसका मान भी आपको दे रखा है R और इसका मान भी दे रखा है आपको R, है ना। अब आपसे क्या करेगा, बड़ा पॉपुलर पैटर्न है पता है ये, और आपसे कहेगा कि आप बताइए कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में मिलने वाला तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। अच्छा, मैंने इससे पहले जब पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कोई भी सर्किट तब डिफरेंट सर्किट होता है जब उसके इक्विवेलेंट वैल्यू की मान चेंज होती है। अगर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू सेम आ रही है तो उसे हम डिफरेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम आपके सेम बोलेंगे। मतलब शक्ल भले ही अलग अलग हो लेकिन आरटी की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो वो दोनों एक ही बोले जाएंगे। जैसे कि देखना ये क्वेश्चन किस तरीके से देता है आपको, ये क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाता है, या करके मैं वो सर्किट बना रहा हूं आपके लिए। यहां मैं जनरल वैल्यू नहीं रखूंगा, यहां मैं मान रखने वाला हूं, ये क्लियर। यहां पर आपके क्या है, मैं मान रखूंगा इस तरीके से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और ये दोनों एक ही चीज है, दोनों सर्किट आपके एक ही है। इसको सॉल्व करना है। यहां पर अभी आपको कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। ये आपके कैपिटल R है और ये आपका कैपिटल Y। अच्छा, इसे दे देते हैं अपन, ये आपके 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये आपके पास कितना है, 10 ओम है। क्लियर है? चलो अब देखना, करंट यहां से अंदर आएगा, आ गया, यहां से करंट बटेगा यहां और यहां, ठीक है। अब देखना ये जो है ये शॉर्ट पाथ है और शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। ध्यान रखना, लघु पथ का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है और धारा की प्रॉपर्टी कैसी होती है कि वह उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिसका प्रतिरोध कम हो, और अगर 0 मिल जाए तो बल्ले बल्ले, वो दूसरे को क्यों चुनेगी, वो तो पूरी की पूरी बाईपास हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो करंट आने वाली है ना वो इसमें से नहीं जाने वाली, वो पूरी बाईपास होकर यहां आएगी। इसका मतलब क्या है, ये अगर मान लो एक पॉइंट है तो ये भी आपके पास क्या है, एक ही पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट की वैल्यू एक ही है ना, दोनों शॉर्ट पाथ है। आपको सोचो ना यार, मैं इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं और इन दोनों को ऐसे करके और ऐसे ऐड के और ये लूप को अगर काट के छोटा कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या आ रही है, एक ही चीज है ना। तो अभी आप देखना, यहां पर देखते हैं, अगर करंट आपके क्या है, यहां से आ रहा है, यहां से बाईपास होता है करंट इस जगह से सेम, तो ये भी शॉर्ट पाथ ही, मतलब ये पूरा का पूरा पाथ भी तो शॉर्ट ही है। और अगर ये शॉर्ट पाथ है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 ओम। और अगर ये 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोले 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2, है ना। 1 और 2 पोटेंशियल आपके पास सेम है ना। अब देखो इसको पकड़ो, आप इसको पकड़कर यूं करके और ऐसे ये लूप बन गया है ना, इसको आप काट दो, ये लूप छोड़ दो, फिर भी वही है ना। अब देखो, आपने समानांतर क्रम संयोजन की परिभाषा पढ़ी हुई है मेरे आपकी क्या है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। और आपने वहां पढ़ा क्या था, वहां पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। कैसे जोड़ा जाता है, बोले यदि सभी का एक सिरा एक जगह पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे जगह पर जुड़ा हुआ हो तो, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाए कि सभी के पहले सिरे एक जगह पर और सभी के दूसरे सिरे किसी दूसरे जगह पर जुड़े हुए हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, परस्पर समानांतर क्रम में कहते हैं। अच्छा देखो, इस रेजिस्टेंस को देखते हैं अपन, इस रेजिस्टेंस बाहर निकालो यार, इसको बाहर निकालते हैं फिर समझते हैं इसको अपन। ये रहा ये प्रतिरोध और इसका एक सिरा जुड़ रहा है एक पर, ये पॉइंट मार्क कर देते हैं अपन, दिस इज द 1 पॉइंट और दिस इज द 2 पॉइंट, है ना। और इसका एक सिरा जुड़ रहा है 1 पर और दूसरा सिरा कहीं 2 पॉइंट है उस जगह पे जुड़ रहा है। ये आपके पास R वैल्यू है।
अच्छा, एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने एक रेजिस्टेंस और ले लिया, ठीक है। और अभी देखना इसका एक सिरा किस पे जुड़ रहा है, बोले सर 1 पे जुड़ रहा है ना, ये 1 पे, और दूसरा सिरा बोले 2 पे जुड़ रहा है। अच्छा, एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, ये मैंने एक प्रतिरोध और ले लिया, और ये वाला है मेरा तीसरे नंबर का, इसका भी देखो 1 और 2, दिस इज 1 एंड 2, तो सब आप 1 2 के बीच में जुड़ रहे हैं, ये आपके पास 1 और 2 के बीच में जुड़ रहे हैं, है ना। आप देखिए ये भी आपके पास R है और ये भी आपके पास R है, इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है गुरुजी, लगेगी क्यों नहीं, पैरेलल क्रम है ना, कौन से क्रम में, ये आपके पैरेलल क्रम में, है ना। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बटा 3 प्रतिरोध है ना, तो एक प्रतिरोध का मान बटा उसकी संख्या, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसको तो देख के बता देंगे, बोले सर 3 है और तीनों आपस के पैरेलल में है, तो हम क्या बोलेंगे, आपके R इक्विवेलेंट या RT का मान क्या आएगा, बोले 10 बटा 3, मतलब आपके 3 सही 1 बटा 3 ओम, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। चलो इसको भी समझ ही लेते हैं यार, एक बार देख ही लेते हैं कि ये इससे सेम कैसा है ना। आप देखो करंट यहां से अंदर जाएगा, अब करंट यहाँ से यहाँ और यहाँ जाएगा। अब चूंकि पूरा का पूरा शॉर्ट हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। और ये पॉइंट अगर 1 है तो ये पॉइंट भी आपके 1 ही कहलाने वाला है। अभी आप देखिए, अगर करंट आपके यहाँ से हो रहा है तो ये वाला जो आपके पास है, ये पूरा का पूरा, अगर ये 2 पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट है, क्योंकि यहां पर भी शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस आपको 0 मिलने वाला है। अब आप देखो सारे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को आप गौर से देखो। अब देखिए ये 1 और 2 के बीच में जुड़ रहा है, ये रहा 1 और 2, है ना। ये वाला 1 और 2 के बीच में जुड़ रहा है, ये वाला 1 और 2 के बीच में जुड़ रहा है। तो आप बताओ 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हुए हों कि सभी के एक सिरे एक स्थान पर और दूसरा सिरे मतलब अंतिम सिरे किसी दूसरे स्थान पर जुड़े हुए हो, तो वे परस्पर समानांतर क्रम में कहलाते हैं, है ना। तो ये आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में। और अगर समानांतर क्रम में है और समान मान के हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि भाई आपके 1 का मान बटा उसकी संख्या, ये 3 है तो 10 बटा 3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास कितना, 10 बटा 3। ठीक है। तो एक तो आपके पास ये मान पूछता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें आपसे पूछता है इन दोनों में कि आप बताइए प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब सर्किट आपको दे दिया और सर्किट देने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि इस संयोजन में प्रतिरोध किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो आप 1 सेकंड भी मत गवाना और फटाफट आंसर देना कि प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में हैं। ठीक है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना समानांतर क्रम में है, और इक्विवेलेंट का मान पूछे तो इक्विवेलेंट का मान आप इस तरीके से ज्ञात कर लेना। ठीक है। ये था हमारा पैटर्न नंबर 6। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न नंबर आपके 7। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो हो गया क्लियर। चलिए, तो अभी हम जो है पैटर्न नंबर 7 पर बात करते हैं ना। पैटर्न नंबर 7 कैसा है, पैटर्न नंबर 7 पैटर्न नंबर 6 की तरह ले लेते हैं। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस, एक तो नहीं है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ऐसे जोड़ देते हैं। ये आपके पास क्या, एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध, ऐसे जोड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ पर जो है हम एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं, ये रहा इस तरीके से। ये आपके पास है कैपिटल X और ये है कैपिटल Y। आपको कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में आपके कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है ना। मान यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जनरल वैल्यू ले लेते हैं, स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, सब स्मॉल r। अच्छा, इनको पैटर्न्स बोल इसलिए रहे कि छपे ऐसे, है ना, डिफरेंट वैल्यू के साथ नहीं, आपके सेम वैल्यू के साथ। तो अभी आप देखना डिफरेंट भी हो जाएगा, डिफरेंट करने में क्या है, लेकिन आप पहले सेम तो सीख लो, फिर उसके बाद हम डिफरेंट भी बातें करेंगे। अभी आप देखना, एक ये है, ये अगर ऐसे नहीं मिलेगा ना तो आपको जो है ऐसे मिलेगा, या कर देता हूं, आपको हो सकता है ये इस तरीके से मिले, सब सेम ही है ना। ये अब देखो मैं मान ले लेता हूं यहाँ पे, सपोज मान लो मैंने इस जगह पे लिया 2 ओम, ये भी आपके पास 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है।
ये ऐसे मिल सकता है। अगर ऐसे नहीं मिलेगा ना तो फिर आपको ये ऐसे मिलेगा, एक या उधर की तरफ और एक या नीचे की तरफ। अगर ऐसे नहीं मिलेगा ना तो फिर आपको ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऐसे, एक, ये आपके पास 2, ये रहा आपके 3, ठीक है। इसमें आपके पास कितने, 3 4 5, तो 5 लगाने ना मेरे को, तो ये आपके पास 4, ये आपके पास कितना 4 और ये रहा 5, हो गए 5, सब में 5 5, तो इस तरीके से है ना। और आपको यहां पर भी कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यहां पर भी आपको कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी यहां मान ले लेते हैं, वहां रखा है तो 10 10 रख लेते हैं। ये आपके पास 10 ओम, ये भी आपके पास है 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, और ये भी आपके 10 ओम। क्लियर? चलो अब जो है, अच्छा तीनों एक जैसे ही हैं, शक्ल अलग अलग है, तो मैंने इस पैटर्न को आपके क्या यहाँ रख दिया, सारी शक्लें आपको दिखा दी। अगर दिख जाए तो बता देना कि भाई ये इसका आंसर ये आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले आप क्या करो, 2 लीड्स निकालो यहाँ से। अभी आप देखना करंट क्या होगा, करंट यहां से इन करेगा और यहां से करंट आउट कर देगा, ऐसा जाएगा ना करंट। हाँ, अभी करंट जो यहां इन कर रहा है वो यहां इन 2 ब्रांचों में बटेगा। क्लियर? इन 2 ब्रांचों में बटेगा। अब आप देखना इस ब्रांच और इस ब्रांच पर हम बात करते हैं, ये दोनों ब्रांचों पर रेजिस्टेंस का मान सेम है, और अगर इन दोनों ब्रांचों पे रेजिस्टेंस का मान सेम है तो यहां पर इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। अब समविभव आपकी क्या है, सिद्धांत क्या है, समविभव बिंदु का सिद्धांत क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। एक टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, समविभव बिंदु, समविभव बिंदु का सिद्धांत, समविभव बिंदु का सिद्धांत, इक्विपोटेंशियल आपके कॉन्सेप्ट, है ना। समविभव बिंदु का सिद्धांत या इक्विपोटेंशियल आपके कॉन्सेप्ट। इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट देखना क्या होता है कि अगर मान लो सर्किट में आपके पास कोई 2 बिंदु है, वो बिंदु आपके पास क्या है, A और B है ना। हम मान लेते हैं कि बिंदु A पर पोटेंशियल की वैल्यू आपके VA है और बिंदु B पर पोटेंशियल का मान जो है वो VB है। हम मान लेते हैं ऐसा, है ना, कि बिंदु A पर पोटेंशियल आपके पास VA है और बिंदु B पर पोटेंशियल आपके पास क्या है, VB है। तो आप देखना अगर इन दोनों पर पोटेंशियल का मान समान होगा तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान आपके 0 होगा। करंट कंडक्शन नहीं होगा इस सर्किट में, पता है। और अगर करंट कंडक्शन नहीं होगा तो ये भाई साहब जो है ओपन की भांति व्यवहार करेंगे, ओपन की भांति व्यवहार करेंगे। अभी आपको इन भाई साहब का व्यवहार समझ में आ गया है कि भाई साहब कैसा बिहेव करेंगे, लाइक ओपन सर्किट, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि परिपथ में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं पर यदि विभव का मान समान हो तो क्या होगा, उनके बीच प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, और अगर उनके बीच प्रवाहित धारा का मान 0 है तो वहां बहने वाली वहां पर आपके क्या है, हम उसको ओपन कर सकते हैं, मतलब उस एलिमेंट को हम हटा सकते हैं। ये आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। अब सवाल उठता है कि गुरुजी आपने तो बता दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल सेम होगा, है ना। मेरे को कैसे पता चलेगा कि उन 2 एलिमेंट के बीच का रेजिस्टेंस जो है वो आपके सेम है, सॉरी पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। देखो पोटेंशियल होता क्या है पहले तो आप देखो यार, दादा ओम के नियमानुसार V जो होता है I और R का गुणा होता है। क्लियर? तो सर्किट में क्या करंट बह रही है और किस रेजिस्टेंस में से बह रही है, अगर ये पता हो जाता है तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब देखना रेजिस्टेंस बेसिकली करता क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉपेज करवाता है, ठीक है। और अगर एक ही करंट किन्हीं 2 रेजिस्टेंस में से गुजर रही है जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है तो ड्रॉपेज का मान समान होगा ना, और अगर ड्रॉपेज का मान समान होगा तो अगला जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ढूंढना है करंट आपके सेम है कि नहीं है, दूसरा क्या ढूंढना है, क्या रेजिस्टेंस सेम है या नहीं, और अगर करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट गुणा जो है वो सेम होगा, और अगर वो गुणा सेम है ना तो इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल है अगले नोड पर जो भी मिलेगा वो सेम होगा। चलो खैर कोई नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना आपको, है ना। आपको तो केवल ये कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है, और बाकी जब सवाल आएंगे तो बहुत सारे पैटर्न है, उनमें आपके कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो देखो यहां पर प्रतिरोध का मान समान है, बोले यस सर समान है। तो क्या करंट बराबर बटेगी, बोले हाँ सर बटेगी। तो क्या I और R का गुणा बराबर होगा, बोले बराबर होगा। तो सिंपल, ये आपके पास A होगा और ये B होगा,
है ना। और ए व बी क्या है, समविभव बिंदु। ए व बी क्या होंगे हमारे लिए, समविभव बिंदु। तो हम बोलेंगे ए बी समविभव बिंदु है, समविभव बिंदु है। ए व बी जो है वो समविभव बिंदु है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इन पर पोटेंशियल है तो करंट ना तो इधर से इधर आ रही, ना इधर से इधर आ रही। यहां बहने वाली धारा का मान 0 होगा, और अगर यहां बहने वाली धारा का मान 0 है तो इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, और इसको ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आप देखिए ये वाला करंट सीधे बाईपास होगा इधर की तरफ। तो ये वाला करंट जो है वो सीधे बाईपास होकर इधर आएगा, आर आर सीरीज में हो जाएंगे, ये आपके पास ट्वाइस आर। ये वाला करंट सीधे बाईपास होकर आपके इधर आएगा, आर और आर वापस श्रेणी में हो जाएंगे, और ये होंगे ट्वाइस आर। और अभी आप देखिए ट्वाइस आर और ट्वाइस आर आपस में पैरेलल में है। ट्वाइस आर और ट्वाइस आर आपस में कौन से क्रम में है, पैरेलल में है। और अगर ये पैरेलल में है ना तो पक्का पता है क्या होगा, हाफ आर। क्योंकि समान मान के दो प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में होते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं इसको, आधा। क्या बोलते हैं इसको, आधा, है ना। तो ये ट्वाइस आर जो है आर हो जाएगा, और इसका मान आपके पास कितना होगा, आर इक्वलेंट आर एक्स वाई का मान होगा स्मॉल आर, है ना। तो इसका मतलब ये स्मॉल आर होगा। अब सममिति से लिख सकता हूं, इसका उत्तर क्या आएगा, बोले सर इसका इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 ओम आएगा। अब इसका क्या आएगा, बोले इसका भी सर सेम ही आएगा, सममिति से आपके 10 ओम। अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी इसको भी सॉल्व करवाओ और इसको भी सॉल्व करवाओ, है ना, तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप जरूर लिखिएगा कि सर उस वाली क्लास के अंदर जो 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने नहीं बताए थे उन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताइए। मुझे लगता है कि आज की क्लास इतनी काफ़ी है ना। अगर इससे ज़्यादा खींचेंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसे क्लियर कीजिए। अगर आपने चैनल पर जो है नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, बिना आपके कट के, है ना, बिना किसी काट छाट के। और जो है आपके जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं बोलना चाहता। आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़कर जिस भी एग्ज़ाम में बैठना चाहो बैठ जाना, वहाँ आपके क्वेश्चन बैठेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि आप जो है बस तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान देना कि पढ़ा मैं दूंगा, प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना होगा टेस्ट 1 पर, ठीक है। टेस्ट 1 आपको कहाँ मिलेगा, डीजे सर क्लासेस के ऐप पर, ठीक है। वहां पर आप टेस्ट 1 कीजिए, यहाँ की क्लासों के अकॉर्डिंग वहां टेस्ट सिंक्रोनाइज किए हुए हैं, उन टेस्टों पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वहां किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप वहां पर आपके क्या चैट बॉक्स में उस चीज को डिस्कस कीजिए। हम टेस्ट 1 पर उस पर्टिकुलर टेस्ट के लाइव सेशन आपको अरेंज करवाएंगे और उनको उस पेपर को आपके वहां पर सॉल्व करवा देंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप पढ़िएगा और हाँ याद जरूर करिएगा। थैंक यू।